स्पेशली सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स और ट्राइबल डिपार्टमेंट्स के बीच में एक बहुत अच्छा कन्वर्जेंस एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ होना चाहिए और PRIs के साथ में स्टेट लेवल पे होना चाहिए, ताकि लोकल अथॉरिटी की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जा सके। ये बहुत अच्छी बात लगती है, लेकिन देखने को नहीं मिलता है। कम्युनिटी के माइंडसेट में चेंज करने की ज़रूरत है कि जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, आगे इसकी स्लाइड में चर्चा करेंगे, इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया जाएगा। दूसरा, ये सर ने मोदी सर ने भी बताया कि एक ये रिकमेंडेशन अच्छी निकल के आई थी कि तो पार्लियामेंट सेशन में एक स्पेशल सेशन RTE के इम्प्लीमेंटेशन के डिस्कशन पर होना चाहिए। केवल एक स्पेशल सेशन जिसमें कोई और चर्चा ना हो, एक्सक्लूसिवली हम RTE के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर चर्चा करें, बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा ये पॉइंट निकल के आया था कि एक्सपेंशन ऑफ द एक्ट, यानी कि प्री प्राइमरी बच्चों को, क्योंकि ये फाउंडेशनल ईयर्स है, उसको बहुत ही अनदेखा किया गया है, उसको भी इंक्लूड करते हुए हम अगर 12वीं तक इस शिक्षा के अधिकार के कानून के दायरे को बढ़ा सकें तो ये अच्छा रहेगा। दूसरा, क्विकली मैं बहुत जल्दी आपको स्टॉक टेकिंग रिपोर्ट में क्या है, उसकी जो फाइंडिंग्स हैं, की फाइंडिंग्स हैं, उसको 2 मिनट में प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगी। 6 पिलर्स हैं जिसके आधार पर ये रिपोर्ट बनाई गई है। सिस्टमिक रेडिनेस है, जिसमें ग्रीवियंस एड्रेसल और बजट को देखा है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में SMC और लोकल अथॉरिटी के रोल को देखा गया है, जबकि टीचर्स और RTE में हम लोगों ने टीचर की क्वालिटी और उनकी ट्रेनिंग और उस मुद्दे को लेकर के बात की गई है। क्वालिटी वाला जो चैप्टर है उसमें 3 मुद्दों पर बात की गई है कि एक तो सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग के ऊपर बात की गई है, और दूसरा लर्निंग एनहांसमेंट प्रोविजन और जो इमर्जिंग चैलेंजेस निकल के आ रहे हैं उस पर चर्चा है। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन में एज यूजुअल जो हम लोग आउट ऑफ स्कूल बच्चों के ऊपर डिस्कशन करते हैं, और आउट ऑफ स्कूल की बात करें तो ये मार्जिनलाइज बच्चे हैं जिनके ऊपर चर्चा है, स्पेशली चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड पे भी बात रखी है। और लास्ट है हमारा प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन के ऊपर हमने बात रखा है। अगर आप देखें तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि SCPCR NCPCR की क्या स्थिति है। नंबर जो कंप्लेंट्स की आ रही हैं, जो ग्रीवियंसेस आ रही हैं, उनका नंबर दिन प्रतिदिन और साल दर साल घटता चला गया। इसका मतलब ये नहीं था कि ग्रीवियंसेस नहीं हैं, बहुत ग्रीवियंसेस हैं, लेकिन जो उनका रेट था उनको एड्रेस करने के लिए वो टाइम से नहीं हुआ, इसलिए कंप्लेंट्स आने भी बंद हो गए। पब्लिक हियरिंग्स हुई हैं बहुत सारी। RT फोरम के तहत जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन 20 स्टेट्स में फैले हुए हैं, उन्होंने अपने स्तर पर बहुत सारी पब्लिक हियरिंग्स की हैं। नंबर भी हज़ारों की तादाद में है। उनके इश्यूज़ निकल के आए हैं, कुछ इश्यूज़ एड्रेस हुए हैं, लेकिन कुछ अभी भी नहीं एड्रेस हो पाए हैं। दूसरा, जो बजट का आंकड़ा है वो अगर हम देखें तो रुपीज़ में, तो अगर आप लास्ट ईयर का बजट देखें तो वो 22,500 करोड़ था, और इस बार 22,000 करोड़ था, और इस बार उसको बढ़ा करके खुशी देने के लिए 22,500 करोड़ का बजट इसमें किया गया है। तो हम सोच सकते हैं कि उस फाइनेंस को लेकर या फिर इस पूरा जो बजट का मुद्दा है उसको लेकर गवर्नमेंट कितनी सीरियस है। SMC, बहुत बड़ी बात है कि डाइस का डेटा बताता है कि 85% स्कूल्स में SMC कॉन्स्टिट्यूट तो हुई है, कुछ जगह पे रिकॉन्स्टिट्यूट भी हुई है, जैसे UP एक अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे दोबारा से सेकंड जनरेशन का SMC को देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी उनकी ट्रेनिंग का जो तरीका है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और दूसरा, टीचर्स के साथ जिस तरह का उनका मतभेद है वो एक एड्रेस करना बाकी है, उनको अपने फाइनेंशियल पावर्स का रियलाइजेशन नहीं है। और SDPs जो बनते हैं, मालूम नहीं कि वो क्लस्टर या ब्लॉक पे जाकर किस हद तक कंसोलिडेट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लान्स और एनुअल प्लान में, स्टेट एनुअल वर्क प्लान में वो कहाँ तक जाते हैं, MHRD से क्या सैंक्शन होकर के उस स्कूल को क्या पहुँचता है, इसके ऊपर कोई भी स्टडी मौजूद नहीं है, शायद करने की ज़रूरत होगी। उसके बाद जो मुद्दा निकल के आया वो टीचर्स का है, इसमें दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिस्पैरिटी जो है पैरा टीचर्स और डिफरेंट तरह के जो टीचर्स हैं उसमें बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। उनकी सैलरीज को लेकर के है और जो फैसिलिटीज़ उन्हें दी गई हैं उसको लेकर के डिस्पैरिटी है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, और जो हमारे इस प्लेनरी सेशन से जो जिसमें रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया उससे क्या पॉइंट्स निकल के आए थे, उसको मैंने 6 या 7 बकेट में रखने की कोशिश की है। जो आज सबसे बड़ा मुद्दा, पिछले साल जो हमें दिख रहा था कि सेव द एक्ट एक मुद्दा निकल के आया था, इस बार अगर हम देखें तो जो मेरा ओपिनियन है वो एक अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा निकल के आता है कि कौन अकाउंटेबल है इस चीज़ के लिए। सब ऊपर से लेकर के नीचे तक अगर आप देखें जिसमें हर कोई शामिल है, उसमें अकाउंटेबिलिटी एक बहुत है, जिसमें सोशल और पॉलिटिकल विल की एक बहुत बड़ी इसको देखना पड़ेगा। रिसोर्सेज अवेलेबल है लेकिन लेजिस्लेशन है, लेकिन एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, इस बात की भी। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की एक बात है कि बीइंग अ पेरेंट मैं अपने बच्चे को आपके स्कूल में यानी सरकार के स्कूल में भेज रही हूँ, लेकिन सरकार को भरोसा नहीं कि वो अपने स्कूल कैसे चला पाएंगे, टीचर्स को क्या कहाँ से लाएंगे, उनको कैसे ट्रेनिंग देंगे, उन पर भरोसा नहीं, इसी वजह से शायद प्राइवेटाइजेशन हो रहा है।
रोल क्लैरिटी बहुत भयंकर तरीके से है कि एब्सेंस है कि किसी को रोल की क्लैरिटी नहीं है, सब चीज़ें केवल कागजातों में है, लेकिन अगर किसी से पूछें कि रोल क्या है, क्लियर क्या है, क्लैरिटी क्या है, तो शायद नहीं देखने को मिलता है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम कैसे सरकार को पॉलिटिकल बिल कहाँ से उनके अंदर लेकर के आए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। शायद पार्लियामेंटेरियंस होते तो उनसे ये प्रश्न पूछा जाता, उम्मीद करती हूँ कि वो आगे सेशन में जुड़ेंगे। मीडिया का भी अटेंशन कहीं ना कहीं हमें अपने साथ लेकर के आना है कि क्यों मीडिया एजुकेशन सिस्टम के ऊपर छुटपुट बात करती है, पूरी तरीके से होलिस्टिक वे में उसको नहीं देखती है। फिनांस को लेकर के चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये था कि जो अभी सेंटर की तरफ से रिवाइज हो गया है फंडिंग पैटर्न 65-35 से, सेंटर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को ही देते चले जा रहे हैं, और अभी जिसमें काफ़ी स्टेट्स हैं जो इशू प्रॉब्लम उनकी हो रही है, और इसकी वजह से लास्ट ईयर 2015 में बहुत कम एक्सपेंडिचर हुआ, स्टेट को काफ़ी लेट बताया गया, जिसकी वजह से जो की एक्टिविटीज़ थी वो नहीं हो पाई है। बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ चिल्ड्रन को लेकर के भी बातचीत की गई, जिसमें बात आई कि टॉयलेट तो बन गए, लेकिन फंक्शनैलिटी का एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ड्रिंकिंग वाटर तो है, लेकिन वो सेफ है कि नहीं है, इसको अभी देखना बाकी है, स्टडीज़ होनी चाहिए। स्टिल अभी भी ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ पर बच्चे 7 से 8-10 किलोमीटर ट्रैवल करके प्राइमरी स्कूल अटेंड करने के लिए आते हैं। अभी भी है, क्यों है, ये सवाल हमें खुद से पूछना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास लेजिस्लेशन आज के लिए है। प्राइवेट स्कूल की अगर बात करें तो मशरूमिंग हो रही है, अनरिकग्नाइज नंबर, अगर आप डाइस डेटा का पिछले साल से अपनी बार कंपेयर करें तो बहुत बड़ा नंबर है, 3 से 3,500 के बीच में जो नंबर इंक्रीज हुआ है, डाइस का डेटा रिपोर्ट करता है, लेकिन कोई रेगुलेशन देखने को नहीं मिल रहा है। टीचर्स की बात करें तो बहुत सारे मुद्दे हैं, सुबह से हम सब सुन ही रहे हैं, और टीचर के जो AIPTF के हमारे साथ सदस्य जुड़े थे, उन्होंने कहा कि क्या पुअर इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिर्फ टीचर ही अकाउंटेबल है, कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। और जो बात उन्होंने हमारे सामने रखी थी वो ये है कि प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स टीचर के लिए कहाँ है, क्या है, उसको नहीं पता है। दूसरा था कि टीचर ट्रेनिंग को देखने की ज़रूरत है, और सेफ एंड सिक्योर एजुकेशन की बात हो रही थी, तो इसीलिए इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग या प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग में चाइल्ड राइट्स और उससे जुड़े हुए, बच्चों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उनको हमें कहीं ना कहीं टीचर ट्रेनिंग में एड्रेस करना है। मॉनिटरिंग ऑफ एक्ट की बात करें तो हमारे साथ NCPCR के एक सदस्य यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से नई नई चीज़ें लाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि नई हेल्पलाइन आ रही है, जो अभी जुलाई से आ जाएगी, जिसमें रिड्रेसल जो जितने भी ग्रीवेंसेस के केस हैं उसको प्रस्तुत करेक्ट किया जाएगा, और आगे लेवल पर अगर वो उस लेवल पर एड्रेस नहीं होगा तो उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। एक बात ये उन्होंने बताया कि स्कोप जो है सेक्शन 12(1)(c) का, उसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अभी अगर मौजूदा एक्ट को देखें तो उसमें EWS कैटेगरी के बच्चों को प्रोविजन दिया गया है, लेकिन उन्होंने बताया कि अगर कुछ स्पेशल कैटेगरीज, कुछ स्पेशल केसेस के अंदर, जैसे किसानों का एक एग्जाम्पल उन्होंने लिया था, अगर इस तरह के बच्चों को ज़रूरत होती है तो उनको भी इसके दायरे में लिया जा सकता है। आउट ऑफ स्कूल को लेकर भी वो काफ़ी कंसर्न दिखाई दी, और उन्होंने बताया कि वो स्टेट के एजुकेशन सेक्रेटरीज के साथ बैठकर IMRB के डेटा के ऊपर बातचीत करेंगे। SMC का डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर जो चर्चा हुई उसमें ये था कि अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है कि देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहाँ पर है, कौन कैसे ड्राफ्ट हो रही है, क्या है। हालांकि RT फोरम से हम लोगों ने एक अपनी तरफ से ड्राफ्टिंग कमेटी को एक नोट दिया है, लेकिन बात ये है कि उसमें पुरानी पॉलिसीज़ को रिव्यू किए बिना ही हम नई एजुकेशन पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, ये बात निकल के आई है। और 13 थीम्स हैं, जिसमें एक 4वीं थीम को NCPCR प्रपोज करने जा रहे हैं, जो सेफ एंड सिक्योर एजुकेशन के ऊपर है, जो काबिल तारीफ है। दूसरा है जो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर निकल के आया, मुझे यहाँ से बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है। दूसरा, ये बहुत अच्छा सेशन था, मैं आपको सामने रखना चाहूँगी कि जो प्राइवेटाइजेशन, हाँ, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इसमें ये काफ़ी अच्छा सेशन था, और इसमें ये बात निकल के आई है कि किस तरीके से बहुत ही स्ट्रेटेजिकली और टेक्निकलिटी के साथ प्राइवेटाइजेशन को लेके आया जा रहा है। और एक जो प्रेजेंटेशन में आंकड़ा प्रस्तुत किया गया वो ये है कि भारत में अकेले $115 मिलियन का मार्केट है एजुकेशन का, जिसमें हायर एजुकेशन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि 73% इंस्टीट्यूशंस जो है वो हायर एजुकेशन के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के हाथों में है। अगर हम बात करेंगे 38% स्कूल एजुकेशन की है। अगर GER की बात करें, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, अगर आप उसको देखते हैं वो 15 के करीब दिखाई देता है इंडिया में, और चाइना में 20 है। तो इस होड़ में कि हम भी चाइना के बराबर आना चाहते हैं, उसके लिए फिर ये पूरा मुद्दा लेके आया जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन को हम मार्केट में लाएँ, और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट हम हायर क्लासेस में बच्चों का बढ़ा सकें। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो प्राइवेट हैं वो काफ़ी
5 minutes. ओके, आई विल ट्राई टू सम ऑफ इन 5 मिनट्स। वो नॉन प्रॉफिट होने का क्लेम करते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ी मात्रा में फीस चार्ज कर रहे हैं। दूसरा एक स्टडी, अगर आप इसमें पूरा मुद्दा ये था कि बहुत अच्छा कोटेशन था कि सिस्टम को फंड देना बंद कर दो, चीज़ें होंगी नहीं और बहुत गुस्सा रोष बढ़ करके आएगा पेरेंट्स के बीच में, वो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। ये बहुत सिंपल थ्योरी है जो चॉम्स्की ने बताया। दूसरा जो है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का सीधा सीधा है कि जो असर जैसे सर्वेज हैं, बहुत सारे सर्वेज हैं जो बताते हैं कि ये 5वीं का बच्चा 2 का टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहा है, लेकिन सीसीई के इम्प्लीमेंटेशन को देकर जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हुए हैं, जो स्टडी हुई है, उसकी कहीं भी कोई पब्लिश्ड स्टडी हमें नहीं दिखाई देती है। नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में पर चाइल्ड कॉस्ट को देखें तो वो 37 से 62,000 आता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में देखें तो केवल 43 रुपये आता है। एक जेएनयू ने स्टडी किया है 3 स्टेट्स में, जहाँ पर उन्होंने देखने की कोशिश की है कि क्लोजर के पीछे स्कूल जो मास लेवल पर बंद हुए हैं, उन्होंने 5 स्टेट में देखने की कोशिश की कि रीज़न क्या था। आप देख सकते हैं यहाँ से। दूसरा, कम्युनिटी से कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया इन स्कूल को बंद करने से पहले या क्लोज करने से पहले कि उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे, कैसे। और कॉन्सिक्वेंसेज जो हुआ है, उसमें सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेज उनकी स्टडी में निकल के आया कि जो अर्ली मैरिज के केसेस हैं वो फिर से बढ़ रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स को लग रहा है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और सेफ्टी सिक्योरिटी का एक मुद्दा है, तो उनको फिर हम लोग जल्दी से उनकी शादी करा सकते हैं। दूसरा जो सेशन था वो टीचर्स एंड क्वालिटी के ऊपर है। उसमें कुछ ज़्यादा कहने के लिए नहीं है, सब चीज़ें आपके सामने हैं। एक इम्पॉर्टेंट ये निकल के आया कि हमें कहीं ना कहीं क्वालिटी की परिभाषा को समझना है। क्या हम सिर्फ लर्निंग आउटकम तक अपने आप को सीमित देख रहे हैं, या फिर हमें उसके लिए सोशल जस्टिस और इक्विटी या इक्वालिटी जैसी चीज़ों को भी समझना होगा। जो एक दूसरा मुद्दा निकल के आया था कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम हमारा टीचर ट्रेनिंग के लिए होना चाहिए और प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। कम्युनिटी एंड इंक्लूजन पर जो डिस्कशन हुआ है, उसमें यही था कि इंक्लूजन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि शायद ये जो मार्जिनलाइज सेक्शन के बच्चे या स्पेशल नीड के बच्चे स्कूलों में आ रहे हैं, उनको उनके अनुसार ना तो हम वो माहौल दे पा रहे हैं और ना ही वो फैसिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो स्कूलों में रुक सके। दूसरा, एक भाषा का एक बहुत बड़ा बैरियर निकल के आता है, स्पेशली ट्राइबल एरियाज़ में, जहाँ पर उसके चलते वो नहीं समझ पाते हैं और ड्रॉप आउट होता है। एसएमसी काफ़ी बड़ी मात्रा में बनी है, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या फॉलो किया गया है, ये अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज निकल के आया है। कैपेसिटी बिल्डिंग सही तरीके से हो रही है। और दूसरा ये है कि एक बहुत अच्छा केस तेलंगाना का था, जिसमें एक विलेज में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और बच्चों ने और एसएमसी मेंबर्स ने मिलकर के कुछ पोस्ट कार्ड थे जो स्टेट के चीफ जस्टिस को दिए, और उसके बाद उन्होंने जब उसकी स्क्रूटनी की तो देखा कि वहाँ पर काफ़ी सारे टीचर्स की पोस्टिंग नहीं थी, और 15 दिन के अंदर ये एक्शन लिया गया कि उन सभी स्कूल्स में टीचर्स को। तो ये है कि शायद बच्चों को ही कहीं ना कहीं या समुदाय को ही कहीं ना कहीं अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकार कहाँ है पता नहीं है। आगे ये है कि कौन डिसाइड करेगा आगे का वे फॉरवर्ड, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। This was an excellent summary and put them in perspective. Thank you very much. अब जो फाइनेंस का बात बहुत हुआ है, इसके ऊपर हमारा एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट जेएनयू प्रोफेसर प्रवीण झा इस बहस को और आगे लेंगे। और प्रवीण झा साहब कंट्री का एक प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट एंड विद द democratic values and very committed to the agenda of the RTE Forum. Praveen Jha. अच्छी निकल के आएगी कि तो पार्लियामेंट सेशन में एक स्पेशल सेशन आरटीई के इम्प्लीमेंटेशन के डिस्कशन पर होना चाहिए। केवल एक स्पेशल सेशन जिसमें कोई और चर्चा ना हो, एक्सक्लूसिवली हम आरटीई के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर चर्चा करें, बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा ये पॉइंट निकल के आया था कि एक्सपेंशन ऑफ द एक्ट, यानी कि प्री प्राइमरी बच्चों को, क्योंकि ये फाउंडेशनल ईयर्स है, उसको बहुत ही अनदेखा किया गया है, उसको भी इंक्लूड करते हुए हम अगर 12वीं तक इस शिक्षा के अधिकार के कानून के दायरे को बढ़ा सकें तो ये अच्छा रहेगा।
दूसरा, क्विकली मैं बहुत जल्दी आपको स्टॉक टेकिंग रिपोर्ट में क्या है उसकी जो फाइंडिंग्स हैं, की फाइंडिंग्स हैं, उसको 2 मिनट में प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगी। 6 पिलर्स हैं जिसके आधार पर ये रिपोर्ट बनाई गई है। सिस्टमिक रेडिनेस है जिसमें ग्रीवियंस एड्रेसल और बजट को देखा है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में एसएमसी और लोकल अथॉरिटी के रोल को देखा गया है, जबकि टीचर्स और आरटी में हम लोगों ने टीचर की क्वालिटी और उनकी ट्रेनिंग और उस मुद्दे को लेकर के बात की गई है। क्वालिटी वाला जो चैप्टर है उसमें 3 मुद्दों पर बात की गई है कि एक तो सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग के ऊपर बात की गई है, और दूसरा लर्निंग एनहांसमेंट प्रोविजन और जो इमर्जिंग चैलेंजेस निकल के आ रहे हैं उस पर चर्चा है। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन में एज यूजुअल जो हम लोग आउट ऑफ स्कूल बच्चों के ऊपर डिस्कशन करते हैं, और आउट ऑफ स्कूल की बात करें तो ये मार्जिनलाइज बच्चे हैं जिनके ऊपर चर्चा है, स्पेशली चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड पे भी बात रखी है। और लास्ट है हमारा प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन के ऊपर हमने बात रखा है। अगर आप देखें तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि SCPCR NCPCR की क्या स्थिति है। नंबर जो कंप्लेंट्स की आ रही हैं, जो ग्रीवियंसेस आ रही हैं, उनका नंबर दिन प्रतिदिन और साल दर साल घटता चला गया। इसका मतलब ये नहीं था कि ग्रीवियंसेस नहीं हैं, बहुत ग्रीवियंसेस हैं, लेकिन जो उनका रेट था उनको एड्रेस करने के लिए वो टाइम से नहीं हुआ, इसलिए कंप्लेंट्स आने भी बंद हो गए। पब्लिक हियरिंग्स हुई हैं बहुत सारी। RT फोरम के तहत जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन 20 स्टेट्स में फैले हुए हैं, उन्होंने अपने स्तर पर बहुत सारी पब्लिक हियरिंग्स की हैं। नंबर भी हज़ारों की तादाद में है। उनके इश्यूज़ निकल के आए हैं, कुछ इश्यूज़ एड्रेस हुए हैं लेकिन कुछ अभी भी नहीं एड्रेस हो पाए हैं। दूसरा जो बजट का आंकड़ा है वो अगर हम देखें तो रुपीज़ में, तो अगर आप लास्ट ईयर का बजट देखें तो वो 22,500 करोड़ था, और इस बार 22,000 करोड़ था, और इस बार उसको बढ़ा करके खुशी देने के लिए 22,500 करोड़ का बजट इसमें किया गया है। तो हम सोच सकते हैं कि उस फाइनेंस को लेकर या फिर इस पूरा जो बजट का मुद्दा है उसको लेकर गवर्नमेंट कितनी सीरियस है। SMC बहुत बड़ी बात है कि डाइस का डेटा बताता है कि 85% स्कूल्स में SMC कॉन्स्टिट्यूट तो हुई है, कुछ जगह पे रिकॉन्स्टिट्यूट भी हुई है। जैसे यूपी एक अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे दोबारा से सेकंड जनरेशन का SMC को देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी उनकी ट्रेनिंग का जो तरीका है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और दूसरा, टीचर्स के साथ जिस तरह का उनका मतभेद है वो एक एड्रेस करना बाकी है। उनको अपने फाइनेंशियल पावर्स का रियलाइजेशन नहीं है, और SDPs जो बनते हैं मालूम नहीं कि वो क्लस्टर या ब्लॉक पे जाकर किस हद तक कंसोलिडेट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लान्स और एनुअल प्लान में, स्टेट एनुअल वर्क प्लान में वो कहाँ तक जाते हैं, MHRD से क्या सैंक्शन होकर के उस स्कूल को क्या पहुँचता है, इसके ऊपर कोई भी स्टडी मौजूद नहीं है, शायद करने की ज़रूरत होगी। उसके बाद जो मुद्दा निकल के आया वो टीचर्स का है। इसमें दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिस्पैरिटी जो है पैरा टीचर्स और डिफरेंट तरह के जो टीचर्स हैं उसमें बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। उनकी सैलरीज को लेकर के है और जो फैसिलिटीज़ उन्हें दी गई हैं उसको लेकर के डिस्पैरिटी है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, और जो हमारे इस प्लेनरी सेशन से जो जिसमें रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया उससे क्या पॉइंट्स निकल के आए थे उसको मैंने 6 या 7 बकेट में रखने की कोशिश की है। जो आज सबसे बड़ा मुद्दा, पिछले साल जो हमें दिख रहा था कि सेव द एक्ट एक मुद्दा निकल के आया था, इस बार अगर हम देखें तो जो मेरा ओपिनियन है वो एक अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा निकल के आता है कि कौन अकाउंटेबल है इस चीज़ के लिए। सब ऊपर से लेकर के नीचे तक अगर आप देखें जिसमें हर कोई शामिल है, उसमें अकाउंटेबिलिटी एक बहुत है, जिसमें सोशल और पॉलिटिकल विल की एक बहुत बड़ी इसको देखना पड़ेगा। रिसोर्सेज अवेलेबल है लेकिन लेजिस्लेशन है लेकिन एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, इस बात की भी। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की एक बात है कि बीइंग अ पेरेंट मैं अपने बच्चे को आपके स्कूल में यानी सरकार के स्कूल में भेज रही हूँ, लेकिन सरकार को खुद भरोसा नहीं कि वो अपने स्कूल कैसे चला पाएंगे, टीचर्स को क्या कहाँ से लाएंगे, उनको कैसे ट्रेनिंग देंगे, उन पर भरोसा नहीं, इसी वजह से शायद प्राइवेटाइजेशन होता है। रोल क्लैरिटी बहुत भयंकर तरीके से है कि एब्सेंस है कि किसी को रोल की क्लैरिटी नहीं है, सब चीज़ें केवल कागजातों में है, लेकिन अगर किसी से पूछें कि रोल क्या है, क्लियर क्या है, क्लैरिटी क्या है, तो शायद नहीं देखने को मिलता है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम कैसे सरकार को पॉलिटिकल बिल कहाँ से उनके अंदर लेकर के आए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। शायद पार्लियामेंटेरियंस होते तो उनसे ये प्रश्न पूछा जाता, उम्मीद करती हूँ कि वो आगे सेशन में जुड़ेंगे। मीडिया का भी अटेंशन कहीं ना कहीं हमें अपने साथ लेकर के आना है कि क्यों मीडिया एजुकेशन सिस्टम के ऊपर छुटपुट बात करती है, पूरी तरीके से होलिस्टिक वे में उसको नहीं देखती है। फिनांस को लेकर के चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये था कि जो अभी सेंटर की तरफ से रिवाइज हो गया है फंडिंग पैटर्न 65-35 से, सेंटर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को ही देते चले जा रहे हैं, और अभी जिसमें काफ़ी स्टेट्स हैं जो इशू प्रॉब्लम उनकी हो रही है, और इसकी वजह से लास्ट ईयर 2015 में बहुत कम एक्सपेंडिचर हुआ, स्टेट को काफ़ी लेट बताया गया, जिसकी वजह से जो की एक्टिविटीज़ थी वो नहीं हो पाई है। बेसिक फैसिलिटीज़ और चिल्ड्रन को लेकर के भी बातचीत की गई, जिसमें बात आई कि टॉयलेट तो बन गए लेकिन फंक्शनैलिटी का एक बहुत बड़ा प्रश्न है।
ड्रिंकिंग वाटर तो है लेकिन वो सेफ है कि नहीं है इसको अभी देखना बाकी है, स्टडीज़ होनी चाहिए। स्टिल अभी भी ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ पर बच्चे 7 से 8-10 किलोमीटर ट्रैवल करके प्राइमरी स्कूल अटेंड करने के लिए आते हैं। अभी भी है, क्यों है, ये सवाल हमें खुद से पूछना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास लेजिस्लेशन आज के डेट में है। प्राइवेट स्कूल की अगर बात करें तो मशरूमिंग हो रही है। अनरिकग्नाइज नंबर अगर आप डाइस डेटा का पिछले साल से आपकी बार कंपेयर करें तो बहुत बड़ा नंबर है, 3 से 3,500 के बीच में जो नंबर इंक्रीज हुआ है, डाइस का डेटा रिपोर्ट करता है, लेकिन कोई रेगुलेशन देखने को नहीं मिल रहा है। टीचर्स की बात करें तो बहुत सारे मुद्दे हैं, सुबह से हम सब सुन ही रहे हैं, और टीचर के जो AIPTF के हमारे साथ सदस्य जुड़े थे उन्होंने कहा कि क्या पुअर इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिर्फ टीचर ही अकाउंटेबल है, कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। और जो बात उन्होंने हमारे सामने रखी थी वो ये है कि प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स टीचर के लिए कहाँ है, क्या है, उसको नहीं पता है। दूसरा था कि टीचर ट्रेनिंग को देखने की ज़रूरत है, और सेफ एंड सिक्योर एजुकेशन की बात हो रही थी, तो इसीलिए इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग या प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग में चाइल्ड राइट्स और उससे जुड़े हुए बच्चों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको हमें कहीं ना कहीं टीचर ट्रेनिंग में एड्रेस करना है। मॉनिटरिंग ऑफ एक्ट की बात करें तो हमारे साथ NCPCR के एक सदस्य यहाँ मौजूद थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से नई नई चीज़ें लाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि नई हेल्पलाइन आ रही है जो अभी जुलाई से आ जाएगी, जिसमें रिड्रेसल जो जितने भी ग्रीवेंसेस के केस हैं उसको प्रस्तुत करेक्ट किया जाएगा, और आगे लेवल पर अगर वो उस लेवल पर एड्रेस नहीं होगा तो उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। एक बात ये उन्होंने बताई कि स्कोप जो है सेक्शन 12(1)(c) का उसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अभी अगर मौजूदा एक्ट को देखें तो उसमें EWS कैटेगरी के बच्चों को प्रोविज़न दिया गया है, लेकिन उन्होंने बताया कि अगर कुछ स्पेशल कैटेगरीज, कुछ स्पेशल केसेस के अंदर, जैसे किसानों का एक एग्जाम्पल उन्होंने लिया था, अगर इस तरह के बच्चों को ज़रूरत होती है तो उनको भी इसके दायरे में लिया जा सकता है। आउट ऑफ स्कूल को लेकर भी वो काफ़ी कंसर्न दिखाई दी, और उन्होंने बताया कि वो स्टेट के एजुकेशन सेक्रेटरीज के साथ बैठकर IMRB के डेटा के ऊपर बातचीत करेंगे। SMC का डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर जो चर्चा हुई उसमें ये था कि अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है कि देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहाँ पर है, कौन कैसे ड्राफ्ट हो रही है, क्या है। हालांकि RT फोरम से हम लोगों ने एक अपनी तरफ से ड्राफ्टिंग कमेटी को एक नोट दिया है, लेकिन बात ये है कि उसमें पुरानी पॉलिसीज़ को रिव्यू किए बिना ही हम नई एजुकेशन पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, ये बात निकल के आई है। और 13 थीम्स हैं जिसमें एक 4वीं थीम को NCPCR प्रपोज करने जा रहे हैं जो सेफ एंड सिक्योर एजुकेशन के ऊपर है, जो काबिल तारीफ है। दूसरा है जो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर निकल के आया, मुझे यहाँ से बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है। दूसरा, ये बहुत अच्छा सेशन था, मैं आपको सामने रखना चाहूँगी कि जो प्राइवेटाइजेशन, हाँ, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इसमें ये काफ़ी अच्छा सेशन था, और इसमें ये बात निकल के आई है कि किस तरीके से बहुत ही स्ट्रेटेजिकली और टेक्निकलिटी के साथ प्राइवेटाइजेशन को लेके आया जा रहा है। और एक जो प्रेजेंटेशन में आंकड़ा प्रस्तुत किया गया वो ये है कि भारत में अकेले $115 मिलियन का मार्केट है एजुकेशन का, जिसमें हायर एजुकेशन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि 73% इंस्टीट्यूशंस जो है वो हायर एजुकेशन के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के हाथों में है। अगर हम बात करेंगे 38% स्कूल एजुकेशन की है। अगर GER की बात करें, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, अगर आप उसको देखते हैं वो 15 के करीब दिखाई देता है इंडिया में, और चाइना में 20 है। तो इस होड़ में कि हम भी चाइना के बराबर आना चाहते हैं, उसके लिए फिर ये पूरा मुद्दा लेके आया जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन को हम मार्केट में लाएँ और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट हम हायर क्लासेस में बच्चों का बढ़ा सकें। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो प्राइवेट हैं वो काफ़ी वो नॉन प्रॉफिट होने का क्लेम करते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ी मात्रा में फीस चार्ज कर रहे हैं। दूसरा एक स्टडी, अगर आप इसमें पूरा मुद्दा ये था कि बहुत अच्छा कोटेशन था कि सिस्टम को फंड देना बंद कर दो, चीज़ें होंगी नहीं, और बहुत गुस्सा